हमने डिस्कस किया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और हमने कहा था कि ईएफ कोड थे जिन्होंने इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया था। और टेबल और रो की फॉर्म में डेटा रखा जाता है। टेबल, रिकॉर्ड और की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेशनल डेटाबेस का, जिसके आधार पे ही दो या दो से ज़्यादा टेबल आपस में रिलेशनशिप डेवलप करती हैं। और ये रिलेशनशिप उनके वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, या वन टू थ्री, थ्री टू वन, इस तरह की रिलेशनशिप इसमें डेवलप होते हैं। वो किस तरह का डेटाबेस है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा रिलेशनशिप होगा। लेकिन इस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको नंबर ऑफ वेज है टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, और एक टेबल को ब्रेक करके छोटी छोटी टेबल में आप डेवलप कर सकते हो। वो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना है तो प्राइमरी की और फॉरेन की का एक जैसा होना जरूरी है, तभी हो पाएगा ये। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और ये रूल एएफ कोड ने ही डेवलप किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये रूल होंगे सारे तो ये डेटाबेस आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। इसमें जो फर्स्ट रूल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट यूज इट्स फैसिलिटीज टू मैनेज डेटाबेस। यानी आपका जो भी डेटा है डेटाबेस के अंदर, उसको मैनेज करने के लिए, चाहे उसको इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी इस डेटाबेस में होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो वो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कहलाएगा। और उन्होंने ये 12 रूल से फेमस है, 12 रूल दिए थे उन्होंने, लेकिन एक्चुअल में ये 13 रूल हैं। फेमस 12 से है, क्योंकि अगर हम काउंटिंग करेंगे तो आपका जो अंतिम जो है आपका ये 12 नंबर रूल है। लेकिन इन्होंने रूल जो स्टार्ट किया है वो जीरो से किया है। पहला रूल जीरो से किया है। और जीरो वाला जो रूल है उसमें सारे जितने भी जो 12 जो रूल है वो सारे उसमें ही समाहित होते हैं। अगर वो सारे 12 के 12 काम करेंगे तो आपका जीरो वाला आपका काम करेगा, और तभी आपका ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो रिलेशनल कहलाएगा। तो फर्स्ट रूल आपका कि ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मेटा डाटा, यानी जितने प्रकार के भी उसमें डाटा है, चाहे आपने इंसर्टेड डाटा किया हो, चाहे वो मैनिपुलेटेड डाटा हो, चाहे वो डाटा अबाउट डाटा जो मेटा डाटा कहलाता है वो हो, सारे के सारे वो जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज डाटा इन सेल्स ऑफ टेबल। वो टेबल्स के सेल में ही रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे टेबल की हेडिंग है, मेटा डाटा है। फिर जो हमने कॉलम जो डेवलप किए हैं, हर कॉलम का एक अलग स्कीम है कि कोई रोल नंबर को शो करेगा, कोई क्लास को शो करेगा, कोई किसी और को करेगा, ये भी मेटा डाटा है। और जो जहाँ पर आपका कॉलम और रो जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, जो सेल बनते हैं, और उस सेल में जो आप वैल्यू डालते हो, वो सारे डाटा हैं। और उस डाटा से हम ड्राइव डाटा भी निकाल के इंफॉर्मेशन डेवलप कर लेते हैं, तो वो सारी सेल के अंदर ही आएगी उसी में। और उसमें रिप्रेजेंट होंगे। और हैव टू बी स्ट्रिक्टली अनऑर्डर, मतलब आपको ये नहीं है कि हम एक ऑर्डर में डालें कि हमने रोल नंबर 1 2 3 4 5 है इसी ऑर्डर में डालेंगे। टेबल में अंडरस्टैंडिंग आपने जो ऑर्डर में डाले हैं नहीं डाले थे, पहला रोल नंबर आप 5 ले लीजिए, फिर 4 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, फिर 2, फिर 3, अनऑर्डर हो गया रोल नंबर का। इससे इस डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेरी करोगे तो वो आपका क्वेरी का आंसर देगा। यानी उसमें ऑर्डर का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है कि आपके रोल नंबर के अनुसार ही होने चाहिए या किसी और वैल्यू के अनुसार ही होना चाहिए। वो अंडरस्टैंड करता है। तो ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है गारंटीड डाटा। गारंटीड डाटा का मतलब है कि ईच यूनिक पीस ऑफ डाटा शुड बी एक्सेसिबल बाई, कोई भी यूजर अगर उसको एक्सेस करना चाह रहा है किसी भी डाटा को, वो टेबल नाम नेम से एक्सेस कर सकता है। कोई रो है
उस रो से भी एक्सेस कर सकता है, कॉलम नेम है तो कॉलम से भी एक्सेस कर सकता है। तो उसके पास नेम से, टेबल नेम से, रो से और कॉलम से कहीं से भी वो एक्सेस कर सकता है। और जैसे भी वो एक्सेस करेगा उसको जो डाटा मिलेगा वो गारंटीड होगा। मतलब उसमें कोई आपका ये नहीं कि उस डाटा के साथ कोई और यूज कर रहा है तो उसमें कोई एरर आ गई। आप डाटा को क्वेरी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल। नल वैल्यू को मिसिंग डाटा भी बोल देते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में एन भी लिख देते हैं, नॉट एप्लीकेबल, नो वैल्यू भी लिख देते हैं। लेकिन नल का मतलब ये है कि आपके पास सेल में जिसलिए रोल नंबर 1 2 3 4 5 है, उसका नेम आ गया, उसका फादर नेम आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया। तो किसी स्टूडेंट्स का अगर मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उसको उसमें उन्होंने नल NULL उसमें राइट हो जाता है, या वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नल उठा लेता है। उसमें हम जीरो नहीं लिखेंगे। जीरो तो एक वैल्यू होती है, वो दिक्कत आ जाएगी उसमें। लेकिन उसमें ऑटोमेटिक नल जो होगा वो ट्रीट करेंगे हम। लेकिन जो आपकी प्राइमरी की है वो नल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। अगर उसमें नल होगी तो वो फिर आपकी जो टेबल है वो ज्वाइन नहीं होगी, या फिर आपकी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी टेबल। तो तो अगर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, या मिसिंग है, एन है, नो वैल्यू जो भी है, उसको हमें नल हमेशा असाइन करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल। एक्टिव ऑनलाइन कैटालॉग। जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में आपको कोई शब्द सेलेक्ट करना होता है, कोई भी है, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन उसमें ढूंढना है, तो सीधा आप क्या करोगे, डिक्शनरी आपकी 500 पेज की, एक एक पेज आप नहीं पलटोगे, आप डी पे जाओगे। फिर डी वाले में देखेगी ई कहाँ से शुरू हो रहा है, डी ई देखोगे ऊपर, फिर एस से देखोगे, फिर सी करोगे, तो जल्दी जल्दी आप उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी जो कैटालॉग है वो एक्टिव होनी चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें जैसे कल हमने डाला कि असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है, तो मैंने असाइनमेंट उसमें बना दिया टॉपिक के अंदर। अब आपको पता है सीधा आप असाइनमेंट में ही जाओगे, आप सारे जो ऊपर जो और मटेरियल डाला हुआ है उसके ऊपर नहीं जाओगे, सीधा असाइनमेंट पे क्लिक करोगे। तो इस तरह के सारे उसकी एक डिक्शनरी सी बनी हुई होनी चाहिए कि आप उससे डाटा आसानी से उसमें ले सकें। जैसे आप लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाते हैं, तो लाइब्रेरियन आपको जो भी आप बुक मांगोगे उसका नाम देख के आपको कौन से रैक में रखी है, कहाँ रखी है, वो डाटाबेस आज का उसका डेवलप है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसको पता है कि वो बुक कहाँ रखी है, वो वहीं ले जाएगा आपको। तो ये उसकी एक जो कैटालॉग है वो, क्योंकि आजकल सारे जितने भी जो डाटाबेस सिस्टम है वो सारे ऑनलाइन हैं, और वो एक्टिव रहनी चाहिए। कोई भी उसमें चेंजेस आ रहा है तो कैटालॉग में भी चेंजेस आना चाहिए साथ ही साथ। फिर इसकी जो लैंग्वेज है वो पावरफुल होनी चाहिए। SQL, इसको सिक्वल भी बोल देते हैं, SEEQUAL का शॉर्ट नेम है ये सिक्वल का। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल नेम है SQL का। तो नंबर ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज की गई है, वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस के ऊपर ही आप इससे सवाल पूछ सकते हैं और सवालों का आपका आंसर मिलेगा। ये प्रैक्टिकली हम अपने सॉफ्टवेयर में करेंगे जब आपको ज़्यादा ये दोबारा से समझाएंगे। फिर आपका व्यू अपडेशन। जो आपका व्यू है, जैसे अब आपको LMS दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए व्यू है, उसमें अपडेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। अब ये देखा जाता है कि डेटाबेस किस नेचर का है, किस लिए है। अब मैं अपडेट डाटा, कल आपका असाइनमेंट डाला उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, उसमें कुछ एडिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट वो आज है आपके असाइनमेंट सबमिट कराने की जो मैंने डाली है। अगर मैं चाहूँ, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि एक दिन और दे दीजिए, तो उसमें मैं उसको अपडेट कर दूंगा, डेट की एक दिन और बढ़ाया गया है उसमें। तो ये फैसिलिटी उसमें, ऑपरेशन लाइक यूनियन, दो टेबल को एक जगह मिलान करना, इंटरसेक्शन दो से चार एक टेबल से दो या अलग टेबल बनाना, माइनस करना, ये सारी चीजें उसमें ऑपरेशन है वो होने चाहिए, तभी आपकी अपडेशन उसमें हो पाएगा। आपका व्यू
है, जैसे आपने असाइनमेंट इसमें सबमिट करी होगी तो उसमें एक लिखा हुआ आ रहा है कि असाइनमेंट सबमिटेड, ग्रेड आपका अभी नहीं दिया है, क्योंकि ग्रेड मैं असाइन करूंगा आपको जब मैं चेक करूंगा। तो इसलिए ये सारी फैसिलिटी उस डेटाबेस में होनी चाहिए। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंट, जो आप डाटा स्टोर कर पा रहे हैं सिस्टम के अंदर, जैसे आप हम प्रैक्टिकली क्लास में जो आपका एक डेटाबेस हमने बनाया, पॉइंट लाइन पॉलीगॉन फीचर जो बनाई, वो किसी, पहले तो हमने ये देखा कि कौन से स्टोरेज में हमें सेव करना है। जैसे अगर आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी 3 भागों में डिवाइड है, सी डी ई, ई स्टोर में जाना है हमें, ई में फिर एक फोल्डर बनाया हमने GIS प्रैक्टिकल के नाम से, फिर उसमें जाके वो सारी फाइल आपकी सेव हो रही थी। तो जो फिजिकल डाटा जहाँ स्टोर हो रहा है वो फिजिकल स्टोरेज कहलाता है, और उस स्टोरेज में फाइल का नेम हम चेंज कर सकते हैं वहीं जाके, या उस फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में हमें रखना है, सेव करके वहां रख सकते हैं, या वहां पर उस फाइल को हम डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी उसमें, जो बड़े बड़े जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, जैसे आपका फेसबुक है, आप कितने उस पर फोटो ऐड कर रहे हो, अगर इतने फोटो दिन में इतने लोग कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर तो 1 मिनट में, मिनट सेकंड ही नहीं लगेगी, आपकी स्टोरेज खत्म हो जाएगी। तो उसका जो फिजिकल जो स्टोरेज डाटा है, वो एक सर्वर बनाया हुआ है फेसबुक ने अपना। जैसे अब हमारा LMS का डाटा है, आप जितना भी डाटा इसमें अपलोड करेंगे, चाहे टीचर करे या स्टूडेंट करे, वो किसी कंप्यूटर में सेव नहीं हो रहा है, ना आपके हो रहा है ना हमारे हो रहा है। उन्होंने एक स्टोरेज दी है अपनी, अपने सर्वर में, वो वहां सेव हो रहा है और सारा सेफ है वहाँ। अगर किसी का कोई डिलीट भी हो जाता है तो हम उनसे, एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, उस हेल्प डेस्क में आप फोन करके उनसे पूछ सकते हो कि मेरी ये दिक्कत आ रही है, आप इसके बारे में बताइए, ये मेरा डाटा चला गया है, आप मेरा डाटा को वापस भेजिए। तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंट कहलाती है ये चीजें, कि इंडिपेंडेंट, फुल इंडिपेंडेंट है, आप जो जिस तरह से व्यवहार डाटा के साथ करना चाहे कर सकते हैं, और किसी दूसरे को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, चेंज इन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, स्प्लिट टेबल और एक्स्ट्रा, यानी अगर कोई ऑनलाइन है, उसमें कोई आप चेंज कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में, टेबल में कोई कॉलम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, या टेबल को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ये आपको इंडिपेंडेंस होती है इसमें, क्योंकि हर यूजर अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उस डेटाबेस को यूज करेगा, उसके अनुसार ही वो उसमें चेंजेस लेके आएगा। तो ये यूजर को पूरी इंडिपेंडेंस होती है फिजिकल डाटा स्टोरेज की, और साथ के साथ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस उसमें मैनिपुलेट करने की डाटा। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, कि जो कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कंस्ट्रेंट जैसे LMS में मैंने ये लगाया कि आपका 29 तारीख तक या 28 तारीख तक आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए, अगर आप उस डेट तक सबमिट नहीं करोगे तो आपकी फिर ये असाइनमेंट लेगा नहीं, वो कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। या आपने एक कोई टेक्स्ट, आपने रोल नंबर लिखा, आपको पता है कि आपके रोल नंबर सिर्फ 10 डिजिट के हैं, तो आपको 20 डिजिट का वो, उसमें सेल वैल्यू की डालने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी आप लिमिट कर सकते हो कि डिजिट इसका 0 से 10, या 10 उसके इंटीजर आप लिख सकते हो, तो 10 ही उसमें होगा। 11वां कोई गलती से आप, जैसे मोबाइल नंबर है आपका 10 डिजिट का है, आप उसको कंस्टेंट कर दो कि 10 डिजिट ही लेगा ये, तो उसमें आपका गलती से कई बार लिखा जाता है कि 11वां लिखा जाता है, तो वो लेगा नहीं, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके 10 हो गए हैं, कहीं और गलती आई है, आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रिटी है, उस इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस ये है कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यूजर हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो 10 की जो कंस्टेंट लगाए गए हैं डिजिट की, मैं इसमें 12 करना चाहता हूँ, वो आप नहीं कर पाओगे। उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसमें आप डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह से आपका अगला है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। एक नेटवर्क है, जैसे आपका फेसबुक का है, असंख्य लोग यूजर हैं उसके, आप भी यूजर हैं, यूज कर रहे हो, और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से कोई चीजें एक्सेस कर रहे हैं, कोई उसमें डिलीट कर रहा है, कोई उसमें इंसर्ट कर रहा है। तो उस तरह से जो डेटाबेस का जो ओरिजिनल करेक्टर है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रहती है कि एक डेटाबेस आपका किया है तो उसको असंख्य लोग यूज कर सकते हैं, वो उसका असाइन किया होता है। जैसे अब इसमें हमने जो LMS जो डेवलप किया है जिस कंपनी ने, वो पूरा हरियाणा के कॉलेज के जो स्टूडेंट टीचर वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया है कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी के साथ दिया है। सिक्योरिटी क्या डाली है उसमें कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिए हैं, कोई और स्कूल का विद्यार्थी उसको यूज नहीं कर सकता अपने रोल नंबर से और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। अगर आप किसी को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे तो उससे तो वो यूज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस कहलाती है। अंतिम है इसका नॉन सबवर्जन रूल, कैन नॉट बाईपास इंटीग्रिटी रूल टू चेंज डेटा। किसी भी डेटा में कोई चेंज करने के लिए जो उसके इंटीग्रिटी रूल है, जैसे हमने बताया कि आपका मोबाइल का एक कॉलम है, उस कॉलम में जो सेल वैल्यू है उसमें 10 डिजिट के लिए ही आपने रूल असाइन कर दिया, कंस्टेंट लगा दी, तो आप उसमें 11-12 नहीं कर सकते। तो वो जो इंटीग्रिटी रूल कहलाता है उसका, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। तो ये जो रूल हैं आपके 12, ये 12 के 12 रूल आपके इस 0 नंबर रूल में समाहित होते हैं कि ये सारी जो फैसिलिटीज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये होनी चाहिए। अगर ये है तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल कहलाएगा, अगर ये नहीं है तो वो रिलेशनल नहीं कहलाएगा। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का था। इसमें से कुछ चीजें और एक इम्पोर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट की, एक एसिड प्रॉपर्टी कहलाती है शॉर्ट में। ये भी कुछ चीजें हम आगे पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कई जगह ये 2-2 नंबर की आपकी आ सकती है एग्जाम में, या कहीं आपके और काम की आएगी चीजें। एसिड प्रॉपर्टीज, ए से बना है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में क्या है कि इंटायर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपन एट ऑल, कि जो भी कोई चीज आप उसमें अपडेट कर रहे हैं, चाहे आपने उसमें इंसर्ट किया है, चाहे आपने डिलीट किया है, चाहे आपने कोई और डाटा ड्राइव किया है, वो एकदम उसमें वो चीजें घटित हो जाएगी, या फिर वो घटित नहीं होगी, बीच में आपका डाटा नहीं रहेगा। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं और आपका एकदम बैटरी डाउन हो गई आपके कंप्यूटर की, या कोई और एरर आ गया है, किसी भी तरह से आपका सर्वर क्लोज हो गया, उससे क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि आपका जो डाटा है भाई ये तो बीच में ही रह गया। जैसे कई बार बैंक की ट्रांजैक्शन का एग्जांपल यहाँ पर अच्छा एग्जांपल है। एटीएम से आप पैसे निकालते हैं पैसे निकालते ही आपको मैसेज ये आ जाता है कि आपके पैसे निकल गए, वो ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। कई बार आप एटीएम से पैसे निकालते निकालते आपका एटीएम बंद हो जाता है और आपके पास मैसेज ये आ गया कि आपकी एकदम ट्रांजैक्शन हो गई है, 15,000 कट गए हैं, लेकिन आपको पैसे मिले ही नहीं वो, क्योंकि वो तो एटीएम क्लोज हो गया था आपका तो आपकी ट्रांजैक्शन बीच में अटक के खड़ी हो जाती है, खाते से निकली हुई दिखाई देती है, आपके पास हाथ में पैसा नहीं आया। तो इसका मतलब बैंक का जो सिस्टम है उसमें वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आया। थोड़ी देर बाद में आपका आ जाएगा कि आपका पैसा वापस उसमें डल गया। तो ये एटोमिसिटी कहलाती है कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी, बीच में आपकी चीजें अटकेगी नहीं, उसमें बीच में आपका पैसा नहीं अटकेगा। इसी तरह से उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एटोमिसिटी जो करेक्टर है ये होनी चाहिए। सेकंड इसका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। आपने जो ट्रांजैक्शन करी पहले और बाद में, वो लगातार बना रहता है, वो निरंतरता उसमें बनी रहती है, वो उसमें चेंज नहीं होती। आइसोलेशन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन ओकर इंडिपेंडेंट विदाउट इंटरफेरेंस, कि एक साथ में अगर बैंक का सिस्टम है तो ये देखिए कि पूरे बैंक के सिस्टम में एक समय में कितनी ट्रांजैक्शन एक साथ हो रही है उस डेटाबेस मैनेजमेंट से, अलग अलग ब्रांचों में कितने लोग पैसा निकाल रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन अपने आप में आइसोलेशन है।
एक साथ कई ट्रांजैक्शन होती रहती है, आप कर सकते हैं। आप एक ट्रांजैक्शन इंटरनेट बैंकिंग पे कर दिए, एक आप एटीएम से पैसे निकाल दिए, आपकी चलती रहेगी साथ साथ। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं पासवर्ड वगैरह लगा के भी आप ये करिए इस टाइम पे मैं ये करूँगा, दोनों चलेगी, दोनों का रिकॉर्ड डेवलप होगा। उसमें क्या है कि ड्यूरेबिलिटी, द चेंजेस ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑकर्स इवन इफ द सिस्टम फेलियर ऑकर्स। अगर सिस्टम फेल हो जाता है, आपको ये लगा कि ये ट्रांसफर आपकी सक्सेस हो गई है, तो वो डाटा आपका सेव हो गया वहां पर। ये नहीं है कि आपका सिस्टम फेल होने से वहां डाटा सेव हुआ नहीं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन हो गई तो वो डाटा चला गया है, सिस्टम आपका चाहे भले ही फेल हो जाए। तो ये 4 प्रकार की प्रॉपर्टी जो हमने पहले 12 में डिस्कस की थी, कहीं ना कहीं वहीं भी ये आई थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये मैंने थोड़ा सा अलग से भी करने की कोशिश करी कि डेटाबेस मैनेजमेंट में ये 4 चीजें तो ये होनी चाहिए। अगर ये ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होगी, 4 चीजें नहीं होगी, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका अच्छा नहीं होगा। फिर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट और डिसएडवांटेज, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं